तो स्वागत है आपके हमारे और एक नए हिस्ट्री के वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं जॉर्ज तृतीय के बारे में। जॉर्ज तृतीय एक अभी हम लोग इंग्लैंड का इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसके दौरान जो जो क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है वो हम वो हम लोग पूरा तरह से कवर किए जा रहे हैं। इससे पहले विलियम थर्ड, औद्योगिक क्रांति, अमेरिका की क्रांति, ये सब हो चुका है। अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो सब वीडियो देख लीजिए। उसके बाद हम लोग जॉर्ज तृतीय स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जॉर्ज तृतीय स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। तो जॉर्ज तृतीय के बारे में बस हम लोग को लिखना है कि वो क्या है, क्या करता था, नहीं करता था। तो बस जॉर्ज तृतीय के बारे में एक मोटा मोटी ओवरव्यू हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो इसको यहाँ से बताने से पहले इसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ ऊपर कि जॉर्ज तृतीय हालांकि क्या था। तो जॉर्ज तृतीय के बारे में कुछ खास बात इसमें है नहीं। जैसे कि पहले चला आ रहा है इंग्लैंड में निरंकुशता जिसको कि बोल सकते हैं। तो जॉर्ज तृतीय भी एक तरह का उसी तरह का शासन था, निरंकुशवाद शासन था। प्रजा की नहीं सुनता था। पहले जो हुइग और टोरी दल था तो इसमें ये क्या किया था कि टोरियों को ख़त्म कर दिया। हुइग को ही सत्ता स्थापित करने के लिए निमंत्रण दिया कि हुइग दल ही सिर्फ शासन रूढ़ रहेंगे। उसके बाद ये क्या किया, हुइग दल को निमंत्रण दिया, वो मतलब कि शासन वासन करने लगा। पहले क्या था कि हुइग और टोरी दोनों मिल के संयुक्त रूप से करता था, जो कि विलियम थर्ड के समय में ऐसा हुआ कि जो जिसका कॉमन सभा में जो जिसका बहुमत प्राप्त होगा उसी का दल का नेता होगा। लेकिन अब क्या हो गया था, टोरियों का मंत्रिमंडल में प्रवेश किया गया, टोरियों को अलाउ किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जॉर्ज तृतीय जैसे ही शासन में आया उसके बाद वो अपना व्यक्तिगत शासन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, व्यक्तिगत शासन स्टार्ट कर दिया और सबसे पहले अपने आप को फार्मर जॉर्ज के नाम से प्रसिद्ध किया। फार्मर जॉर्ज के नाम से ही सबसे पहले अपने आप को प्रसिद्ध किया। उसके बाद क्या किया, मयूर के अनुसार इसका कुछ कुछ शासन हुआ और फिर कुछ भी इसका अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रभाव पड़ा। ठीक है, उसके बाद इसके शासनकाल में छोटे पिट का मंत्रित्व काल भी इसके शासनकाल में हम लोग को पढ़ना है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है आगे चल के। तो चलिए, तो यही सब ओवरव्यू है जिसको कि हमें पढ़ना है। ऊपर बता दिया मैंने, अभी आपको नीचे से एकदम पूरा क्लियर होके हम लोग करते चलेंगे कि क्या है नहीं है। ठीक है, तो जॉर्ज तृतीय के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो 1760 में जॉर्ज द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। जॉर्ज द्वितीय की मृत्यु के बाद जॉर्ज तृतीय उसका पोता शासक बनता है। ये सबसे पहला हैनोवेरियन राजा था। इससे पहले स्टुअर्ट काल आया था, जिसका जन्म तथा पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ था। इससे पहले जो दोनों जॉर्ज थे, जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज द्वितीय, ये दो लोग को इंग्लिश नहीं आती थी। अंग्रेजी में प्रॉब्लम होता था। राजनीतिक भाषा इंग्लैंड में प्रश्न में दिक्कत आता था। तो इससे क्या हुआ था कि इन लोग का जॉर्ज प्रथम द्वितीय राजा अपना शक्ति धीरे धीरे खो रहा था। तो उसी को ठीक करने के लिए जॉर्ज तृतीय शासनकाल 1760 से 1820 पड़ा था। जॉर्ज तृतीय ने खोई हुई प्रतिष्ठा को पाया। खोई हुई प्रतिष्ठा जो कि जॉर्ज प्रथम द्वितीय के समय में ख़त्म हो गया था, उसको वापस किया। परंतु पिछले 50 वर्षों में मंत्रिमंडल अधिक शक्तिशाली हो चुका था। मंत्रिमंडल अधिक शक्तिशाली इसलिए हो चुका था क्योंकि वो लोग को इंग्लिश नहीं आता था। इंग्लैंड का प्रश्न काल में मतलब कि कुछ भी में अच्छा से देख रेख नहीं होता था। तो मंत्रिमंडल क्या किया था कि सब शक्ति अपने हाथों में ले लिया था जॉर्ज फर्स्ट और द्वितीय के शासनकाल में। तो इसीलिए मंत्रिमंडल शक्तिशाली हो गए थे। इसलिए जॉर्ज तृतीय ने व्यक्तिगत शासन को स्थापित करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया, जिसको कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रभाव पड़ा। और सबसे पहले क्या किया था कि टोरियों का मंत्रिमंडल में प्रवेश, जो कि पहले मैंने बताया था ओवरव्यू में। तो जॉर्ज तृतीय हुइग दल वालों से बहुत ही चिढ़ता था। उन्हें राजशक्ति का बैरी समझता था। बैरी मतलब होता है दुश्मन। तो इसीलिए वो हुइग दल वालों को हटा के टोरी दल वालों को वापस ले लिया। टोरी दल वाला जैकोबाइट दल के पक्षपाती होने के कारण हैनोवर का वो दुश्मन था। बस इसमें इतना है, टोरी को मतलब कि टोरी का
राजपाट स्थापित किया, हुइग वाला को हटा दिया। उसके बाद देखते हैं कि 1770 में जॉर्ज को अपने मन का एक प्रधानमंत्री मिल गया, नॉर्थ नाम का, लॉर्ड नॉर्थ नाम का एक प्रधानमंत्री मिल गया, टोरी प्रधानमंत्री मिल गया। नाथ शक्ति का पूर्ण पक्षपाती था। लॉर्ड नॉर्थ जो है राज शक्ति का पूर्ण पक्षपाती था, मतलब कि राजा का शासन, इसीलिए वो उसका पक्षपाती था, इसीलिए इसको प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब बहुत दिन तक ये बागडोर चलाया। बहुत कुछ जॉर्ज तृतीय के हाथों में आ गई। अब उसका दोस्त था, दोस्त बन गया, तो पहले बहुत सारा शक्ति खो चुका था राजा, तो धीरे धीरे करके राजा अपना शक्ति को पाना स्टार्ट कर दिया था। जॉर्ज तृतीय ने शासन रूढ़ होते ही व्यक्तिगत शासन का आरंभ स्टार्ट कर दिया था, व्यक्तिगत शासन स्थापित करना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसे बाहर फेंकने के मतलब कि सत्ता हथियार ली थी, जिससे सत्ता हथियार ली थी पहले हुइग दल ने, और उसे बाहर धीरे धीरे फेंक दिया था। जॉर्ज तृतीय को यह संकेत दिया गया था कि वह देशभक्त बने। ठीक है, जॉर्ज तृतीय ने सर्वप्रथम अपने को फार्मर जॉर्ज के नाम से विख्यात किया और पेरिस के संधि के सहारा लेकर शांति व्यवस्था कायम की। उसने हुइग को शक्ति को फूट डालकर उसे समाप्त कर दिया, हुइग को खत्म कर दिया गया और टोरीज की सहायता के आधार पर खड़ा हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि वो एक अपना व्यक्तिगत शासन का अच्छा नींव धीरे धीरे डाल रहा था। सर्वप्रथम उसने ब्यूट को प्रधानमंत्री पद पर आसीन कर दिया। ब्यूट एक प्रधानमंत्री था जो कि जॉर्ज तृतीय के समय में था, उसे सर्वप्रथम आमंत्रित किया और प्रधानमंत्री बना दिया। राजा की नीति के अनुसार, नीति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, रकिंगहम, ग्रैनविले, चार्चम और ग्रेगटम को त्यागपत्र उन लोग को देना पड़ा, क्योंकि राजा अपना अब जो क्या कर रहा था, राजा अपना जो मन करता था वही कर रहा था राजा, इसीलिए उन लोगों को त्यागपत्र देना पड़ा। जबकि एक एक्ट साइन हुआ था, बिल ऑफ राइट्स, इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले ही, तो आप ये बताइएगा बिल ऑफ राइट्स कब पारित हुआ था, कब हस्ताक्षर हुआ था, कमेंट बॉक्स में ये बताइए। आप पूरा शुरू से लास्ट तक आप बने रहिएगा, हर एक वीडियो में आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमें लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, नहीं करना है, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, सब समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक आप कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 1767 में जॉर्ज तृतीय ने सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। जॉर्ज तृतीय ने 1767 में अपने हाथ में ले लिया। व्यक्तिगत शासन और भी दृढ़ हो गया, जबकि लॉर्ड नॉर्थ एक प्रमुख मंत्रिमंडल में शामिल हो गया। जॉर्ज तृतीय की निजी शासन प्रणाली के अनुसार राजा वास्तव में राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। एक विद्वान ने लिखा है कि द प्राइम मिनिस्टर एक्टेड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रॉयल पॉलिसी एंड विल। जो मुख्यमंत्री है वो राज्य का शाही उसको बोल सकते हैं कि शाही फरमान का आदेश देता है। द एक्सिक्यूटिव वॉज द सर्वेंट टू सी दैट द रॉयल विशेष, जो वहाँ का कार्यपालिका वो देख रेख का काम इसका करता है। जॉर्ज तृतीय के बारे में ये बोला गया है। राजा को मंत्रिमंडल को सभी कार्यवाही की जानकारी रहती थी, वो रहेगी ही, राजा है तो राजा को मंत्रिमंडल का जानकारी रहना भी चाहिए। फिर भी उसका नियंत्रण पूर्ण था। यह ठीक है कि लॉर्ड नॉर्थ में प्रधानमंत्री की शक्ति निहित थी, लेकिन वास्तविक शक्ति राजा के हाथ में ही था। लॉर्ड नॉर्थ तो भले कि ज़्यादा फेमस हो गया, लेकिन वास्तविक शक्ति राजा के हाथ में था। मंत्रिमंडल के सदस्य विभिन्न भागों के नेता के अतिरिक्त और कुछ नहीं थे। वास्तविक शक्ति राजा के हाथ में थी। बार बार हो यही हो रहा। संपूर्ण राष्ट्र मयूर के अनुसार तो राजा शासन प्रणाली के विरुद्ध नहीं था। क्यूबिक एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, अमेरिका की नीति, ये सब पढ़ा चुके हैं पहले, अमेरिका की नीति। इन लोग में हार होने का इस प्रकार चतुरतापूर्व राज्य के विभिन्न भागों में नियंत्रण कर लिया था। देखा कि जहाँ जहाँ मौका मिला जॉर्ज तृतीय को अपना पैर पसारने का, वहाँ वो उसका बहुत बेहद अच्छे तरीक़ा से उपयोग किया। वो ख्यातिपूर्ण अन्याय पर अवलंबित था। यह सत्य है कि सम्राट की राजनीतिक प्रणाली अवसर के अनुकूल थी, मतलब जब जब अवसर मिलता था वो हथियार लेता था जहाँ भी मौका मिला था। जो भ्रष्ट प्रणाली हुई लोगों के समय से चली आ रही था, ये कोई नया बात नहीं था, ये पहले से हम लोग पढ़े थे, जेम्स द्वितीय के शासनकाल से ही वो चले आ रहा था। बीच में एक विलियम थर्ड एक ठीक ठाक था, ठीक इसलिए था क्योंकि वो गृह नीति में उतना ध्यान ही नहीं दिया था। वो युद्ध करते समय उसका सारा राजपाट पूरा जीवन खत्म हो गया था। उन मंत्रियों को समाप्त किया गया जिनको मंत्रिमंडल में बहुमत प्राप्त था।
अब जॉर्ज तृतीय क्या किया कि उन मंत्रियों को ही खत्म कर दिया जिसका बहुमत प्राप्त था, ठीक है, और प्रजा के कार्यों में भी हस्तक्षेप करता था। यदि जॉर्ज तृतीय पिट को प्रधानमंत्री न बनाता तो ये संभव है कि एक और क्रांति ब्रिटेन में देखने को मिलती। पिट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पिट के बारे में है कि छोटा पिट या पिट द एडलर, बड़ा पिट का मंत्रित्व काल हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद वाला। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए जिससे कि अगला वीडियो जब भी आएगा आपको पता चल जाएगा। ये होली के कारण थोड़ा मोड़ा वीडियो लेट से आ रहा है क्योंकि अच्छा से बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं। इस प्रकार जॉर्ज तृतीय की निजी शासन ट्यूडर और स्टुअर्ट के सम्राटों के दैवी अधिकारों की पुनरावृत्ति न थी, ठीक है। वह सन 1689 तक 1701 की संधि को कायम रखना चाहता था जॉर्ज तृतीय। डार्निंग ने सन 1780 ईस्वी में संसद में प्रस्ताव रखा। क्या डार्निंग ने क्या प्रस्ताव रखा? द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्राउन हैज इंक्रीज्ड, इज इंक्रीजिंग एंड टॉट टू बी डिमिस्ड, डाइमिस्ड जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि राजा का शक्ति बढ़ रहा है, बढ़ गया है और बढ़ रहा है, इसलिए इसको ख़त्म करना जरूरी है। यह प्रस्ताव जो है संसद में स्वीकृति, इस प्रस्ताव को संसद में स्वीकृति मिल गया कि ठीक है, इसका राजा का क्राउन का शक्ति को अब थोड़ा घटाया जाए। तो इसके लिए जो है क्या क्या किया गया और भी इस तरह के अन्य प्रस्ताव भी वहाँ पे पारित किया गया जिसको कि एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव एक तरह से वहाँ पर समझा गया। तो इसका प्रतिकूल परिस्थिति क्या हुआ था? निरंकुश शासन का युग स्टुअर्ट काल में ही समाप्त हो चुका था। इंग्लैंड में राजनीतिक जागरूकता का विकास हो चुका था। वैधानिक राजतंत्र की परंपरा स्वीकृति हो चुकी थी। इसीलिए पीछे लौटना जॉर्ज तृतीय चाहता था कि फिर से पुनः इस तरह का शासन स्थापित हो जाए जहाँ पे राजा ही सर्वोपरि है, जो कि असंभव था। छोटे पिट का मंत्रित्व काल, दूसरा पॉइंट आता छोटे पिट का मंत्रित्व काल। भ्रष्ट व्हिग दल को सत्ता को नष्ट कर टोरियों को प्रभुत्व को कायम करने में राजा को सफलता तभी तक मिली जब तक संसद और मंत्रिमंडल का कोई विरोध नहीं हुआ। लॉर्ड नॉर्थ के मंत्रिमंडल काल में राजा का व्यक्तिगत शासन सफल हुआ, लॉर्ड नॉर्थ के शासन काल में। परंतु जब छोटा पिट आया तो वो पूर्ण रूप से राजा का पूर्ण रूप से वो पक्षधर नहीं था, पूरा रूप से पक्ष नहीं होता था, इसीलिए वह उसमें अड़चन करता था। वह पहला प्रधानमंत्री था जो कॉमन सभा के सामने अपना कामों के लिए अपने आप को उत्तरदायी समझता था। कौन? पिट, बड़ा पिट द एडलर, ठीक है। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे राजा की शक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगा। पिट द एडलर प्रधानमंत्री बना तो उसका पतन होने लगा राजा का। तीसरा नंबर पॉइंट आता लोकप्रिय में ह्रास। तो जॉन विल्किस के मुकदमे ने राजा के व्यक्तिगत शासन का सुनिश्चित रूप लोगों के सामने प्रकट कर दिया। जॉन विल्किस संसद का सदस्य एवं नॉर्थ ब्रिटेन नामक पत्र का संपादक था। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्थ ब्रिटेन नामक पत्र का संपादक कौन है? तो वो है जॉन विल्किस है इसका पत्र का संपादक, ठीक ना। उसने संसद में राजा के भाषण का आलोचना कर गलत बयान देने का दोष राजा के माथे मढ़ दिया। संसद में गलत बयान दिया और उसका जो वो है दोष राजा के माथे में मढ़ दिया, किंतु संसद के विशेषाधिकार के नाम पर न्यायाधीश ने उसे मुक्त कर दिया। इससे राजा की प्रतिष्ठा जो है घट गई। अगर आप लोग को लगता है कि थोड़ा तेज में बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, ठीक ना। आपको आराम से सबको समझ में आ जाएगा। वैसे मुझको लगता है कि मैं सही से बोल रहा हूँ कि आप लोग को ज़्यादा ना तेज़ करना होगा, ना फास्ट करना होगा, ना ही धीरे करना होगा। आप आराम से नॉर्मल स्पीड में इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। जॉर्ज तृतीय इम्पोर्टेंट है तो इसीलिए आपको जानना चाहिए कि क्या है नहीं है। तो चौथा नंबर पॉइंट आता है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। इसके बारे में एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। तो मैं आई बटन में वो वीडियो का लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगा। आप अच्छे तरह से वो वीडियो को देख लीजिए कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम क्या था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में हारकर जॉर्ज तृतीय ने अपनी प्रतिष्ठा को बहुत खो दिया क्योंकि उसके जिद के कारण ही यह हार हुआ था। अतः उसके व्यक्तिगत शासन का जो है अब धीरे धीरे हो गया अंत। जॉन डार्निंग का प्रस्ताव, ये पहले पढ़ चुके हैं कि यह प्रस्ताव क्या रखा था। 1780 में जॉन डार्निंग ने प्रस्ताव रखा कि राजस्व की शक्ति बढ़ रही है और इसीलिए इसे समाप्त करना
आवश्यक है। ये जॉन डार्लिंग का प्रस्ताव था, तो इसे संसद में स्वीकृति मिल गया। इससे भी जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन पर धक्का लगा और उसका अंत हो गया। ठीक है ना। पागल एवं अंधापन, जॉर्ज तृतीय धीरे धीरे पागल हो गया। छठा नंबर पॉइंट है पागल एवं अंधापन। सन 1788 ईस्वी में राजा पर पागलपन का दौरा आया। वह अभी संभल भी नहीं पाया कि 1805 में वह अंधा भी हो गया। इसे धीरे धीरे क्या हुआ, जॉर्ज तृतीय की मृत्यु हो गई, दुखद मार्मिक मृत्यु होगी। बस जॉर्ज तृतीय के बारे में इतना ही है जिसके जो कि हम लोग को पता है। ये बुक, इंग्लैंड का हिस्ट्री का बुक सभी के पास नहीं होता, तो आपको जिस तरह मैं वीडियो में बता रहा हूँ उसी तरह आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आता है कि 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको वहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा कि हाँ यहाँ पे क्या है या नहीं है। ठीक है। बाद बाकी ये जॉर्ज तृतीय हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले पिट द एडलर के बारे में। पिट द एडलर का मंतव्य कल हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। उसका विदेश नीति क्या था, गृह नीति क्या था, वो किस तरह का प्रधानमंत्री था पिट द एडलर। ठीक है। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आ गया है और आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिसके जो भी ये पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।